आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं, बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही, वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत में। देखिए, यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती।
आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं?
देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया? इतनी महंगाई क्यों है? हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए? लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए
घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है। और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है,
और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहां तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए? क्या अडानी जी के लिए? कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मित्रों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस समय संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है।
और याद करिए, अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं? अहंकार इसी नियम के तहत बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी है। दूसरा हमारे हृदय में जो पीड़ा है, गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर, सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं, यानी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए। तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माताजी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, और यहां पर विषय उससे भी ज्यादा है। भारत के पिछड़े समाज के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह, और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है, पीड़ादायी है। ईमानदारी तो यह कहती थी कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए थी, और दुख की बात यह है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? इतना बड़ा बयान, जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्ग का किसी अन्य ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा दी होती, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है जो ये कहते हैं थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, वो दो सरनेम के आधार पे भ्रष्टाचार की जाति बताने लगते हैं। कितनी डुप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लिखित माफी मांगनी पड़ी। मान्यवर, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, पृष्ठभूमि यह है, न्यायालय के द्वारा लिखित माफी मांग चुके हैं, न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं। तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए? मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है?
या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है, तो यह अहिंसा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है, यह किसी भी भारतीय के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं, तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में। धन्यवाद। देखिए, बहुत दुखद बात है, इससे पहले भी कांग्रेस के लोग ये कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं। बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही, वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत में। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ये जो आप लोगों ने इनकी सदस्यता खत्म करवाई है, जो वो कह रहे हैं, वो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है उनको। अब वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे और बीजेपी की सच्चाई। देखिए, मैं अन्यथा नहीं कहना चाहता। जिसको वो तथाकथित हथियार कह रहे हैं, ऐसे कितने ही हथियार वालों के तो वो साथ में खड़े रहे हैं। उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की हथियार वालों के साथ, और उस हथियार के द्वारा उन्होंने लोकतंत्र को घायल किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत साफ, पुनः मैं अपनी बात कहना, वो साफ करें कि इनका तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है। पिछड़ी जातियों का अपमान किया, उसको न्याय संगत ठहराने के लिए, फॉर विच दे आर डूइंग दिस। They are trying to justify that what they have used the dastardly words against the OBC community, or they are doing this against the judgment of the court, or doing this against the law of the parliament, or doing this because they are incorporating people who are involved in the violence. So this is against the non-violence. They should make it very clear. देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के, उनकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो चिर युवा हैं, 50 पार करने के बाद भी युवा हैं। चिर व्याकुल भी हैं, आप देखेंगे वो हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। पर चिर व्यथित भी हैं, दुखी भी हमेशा रहते हैं। और चिर कुपित भी हैं, गुस्से में भी हमेशा रहते हैं। तो ही इज ए परपीचुअली यूथ, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। तो दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद वो पत्रकार शायद कांग्रेस बीट के ही थे। One thing I would like to say that in this context, Chief Minister of Maharashtra, Shinde ji, has already made it very clear that why Rahul Gandhi is continuously, consistently trying to disrespect Veer Savarkar. And on this context, I would like to speak. बिल्कुल, अरे हमारे उनकी उसमें सोच में बड़ा अंतर है। मैं ये बात पुनः दोहरा रहा हूं कि जब वीर सावरकर को तो 2 जन्मों का कारावास हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न। आप सावरकर थोड़ी हो सकते हैं कि जो अंग्रेजों से लड़के दो जन्मों का कारावास सह रहे हो। आप तो वो हैं जो अंग्रेज हुक्मरान की सदारत में बैठकर डिनर खाते थे,
जिसके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। तो वाकई कभी सपने में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के शौर्य और राष्ट्रभक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। It is for him to decide, because as per the laid down constitutional and legal procedure, he is having every right to move to higher court. So, whatever the decision of the court, we cannot predict whether he will get any relief from the higher court or not. We are not like that party, like the Congress, who considered themselves over and above the jurisprudence of the courts. अब ऐसे एक और बात बता दूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए अलग नियम होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। हमें याद आ गया पिछली सरकार में जब हम लोग जाते थे एयरपोर्ट पे, तो जो विशिष्ट अतिथियों के लिए लाउंज होता उसमें क्या लिखा रहता था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, और नीचे लिखा रहता था श्री रॉबर्ट वड्रा। अलग विधान था परिवार के लिए। वही मानसिकता आज भी उनके ऊपर है। तिलमिलाहट इस बात की है कि मैंने अगर पिछड़ी जाति का अपमान भी कर दिया तो अलग कानून मेरे लिए होना चाहिए। वैसे तो मात्र कुछ महीने पुरानी तो बात है, पिछले साल जब एजेंडा यह था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, और अशोक गहलोत जी ने ऐसा एजेंडा बदला कि भारत के इतिहास में पहला उदाहरण होगा कि जो पार्टी का संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो बागी हो जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस में एजेंडा कब, कैसे, किस आधार पर बदल जाता है ये तो पता नहीं, पर एक एजेंडा तय है कि भारत का अपमान करना है, मोदी जी के प्रति घृणा है, भाजपा के प्रति वैमनस्य है, और इसने कह दिया एजेंडा में एक और चीज जुड़ गई है कि पिछड़ी जातियों के प्रति भी अपमान और तिरस्कार है, और उसके ऊपर मेरा अहंकार है।